नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 26 नवंबर है। खबरें हैं, इंदौर शहर का मौसम जो है वो आज बादली छाई हुई है। थोड़ा सा तापमान बढ़ गया है, फिर भी अब रात तक ठंडी हवा चलेगी थोड़ी बहुत, तो रात का टेम्परेचर भी बढ़ा है। तो हम खबरों शुरू करते हैं। खबरें हैं, आज शहर में यूनिटी मार्च भी निकला है। अच्छा खासा कार्यक्रम रहा। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी उसमें शामिल हुए और शहर के तमाम नेता इसमें शामिल हुए। शहर में बड़ा उत्सव जैसा माहौल रहा जिस रोड से वो निकला है। तो हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। हम सीधे अखबारों की चर्चा शुरू कर रहे हैं। हम अग्निबाण की खबरों की चर्चा शुरू कर रहे हैं। अग्निबाण की कुछ खबरें जिस पर हम चर्चा करेंगे। एक तो जो बेसिक खबर है, एक तो ये कि अच्छी खबर है कि शहर में 25 स्थानों पर स्मार्ट टॉयलेट बनेंगे, मतलब पीपीपी मॉडल पे बनेंगे। इनका रखरखाव, स्वच्छता, सुंदरता, इन सारा काम को जो है किसी कंपनी को दिया जाएगा और कंपनी जो है उसका रखरखाव भी करती रहेगी। अभी जैसा सुलभ शौचालय वगैरह की स्थिति मुझे लगता है वैसी स्थिति में रहेगा। वैसे भी शहर में जो भी शौचालय या मूत्रालय बने हुए हैं शहर के अंदर, जो भी प्रसाधन केंद्र बने हुए हैं, इन सब में सबसे बड़ी एक ही समस्या सब जगह आ रही है और वो आ रही है सफाई की। सफाई नहीं हो रही बहुत सारी जगह पे और इनको जांच करने वाला कोई नहीं है। किसी ज़माने में अधिकारी खुद रुक के फ़ोन पर सेट बताया करते थे कि मैं यहाँ रुका हूँ और ये ऑफिस साफ़ नहीं है, वाला गंदा है प्रसाधन केंद्र, आप किसी को भेजो साफ़ करेगा। वो डर नहीं है, इसलिए भी गड़बड़ है। पर ये अगर बन जाएंगे तो अच्छा, 25 स्थान बहुत होते हैं। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 25 स्मार्ट टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। इसके बदले में आपको ये बता दूं, रखरखाव तो नगर निगम जिस एजेंसी को देगी उसको करना है। उसके बदले में उसके खर्चे निकालने के लिए उसको दुकान बनाने की मंजूरी भी दे रहा है। वहाँ पर एक दुकान भी वो बना पाएगा। इसके पहले जितने जो शौचालय बने थे उनके ऊपर जो विज्ञापन करने की मंजूरी दे दी गई थी, खर्चे वैसे निकाल लिया जाए। तो जो भी ठेका लेता है वो खर्चे तो निकाल लेता है, लेकिन साफ सफाई और जो आप बता रहे हैं व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं कर पाता। उस पर नगर निगम को ध्यान देने की जरूरत है कि पीपीपी मॉडल पर भले ही पीपीपी दे रहे हैं, पर ठेका देने के बाद कम से कम उसकी निगरानी की चिंता भी की जाए। हाँ, नहीं तो उस दुकान की आड़ में दूसरी दुकानें चालू हो जाती है और वो दुकान भी चालू हो जाती है, दूसरी दुकानें वहीं चलती रहती है। प्रसाधन केंद्र की दुर्दशा भी हम देख सकते हैं। एक उदाहरण आपको देता हूँ कि चिमन बाग चौराहे के पास में श्रम शिविर के ठीक सामने जो प्रसाधन केंद्र बना हुआ, उसके पड़ोस में एक दुकान बनी हुई है। दुकान खोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही, पर वो दुकान बन गई है। दुकान के लिए खेल चल रहा है, पर वो दुकान सब ऐसी मामला है। अब एक खबर पर और बात कर लेता हूँ। इंदौर में टीबी रोगियों की संख्या ज़बरदस्त बढ़ी है। हर साल 7 से 8 हज़ार रोगी बढ़ रहे हैं और कुल 7 सालों में 76,000 से ज़्यादा रोगी जो हैं इसमें पाए गए हैं। मतलब टीबी को लेकर जो अभियान चला था शहर में, उसकी दुर्दशा और तार तार होता हुआ दिख रहा है मुझे। प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट है। इलाज को लेकर उन्होंने हर साल के आंकड़े लिखे और खतरनाक स्थिति का भी लिखा उन्होंने। और मृत्यु 151 लोगों से लेकर 1833 लोगों की टीबी में मौत हुई है। बहुत गंभीर मामला भी है। जिस टीबी मुक्त करने की हम बात कर रहे हैं, अगर उसमें 1800 लोग मर गए 7 सालों के अंदर, तो ये खतरे की घंटी है। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। टीबी जागरूकता को लेकर पहले मुझे लगता है काफ़ी अभियान चलाए जाते थे, लोगों में डर भी रहता था। अब ऐसा हो गया कि टीबी को सामान्य बीमारी मान लिया गया है। पर पूरी तरह से आज़ादी तभी मिलेगी आप तब इसे सामान्य बीमारी आपने मान लिया, पर उसके प्रति लापरवाही नहीं बरती जाए कि टीबी के जो लक्षण हैं दिखते ही तुरंत डॉक्टर को दिखाना। कई लोग इससे बचते हैं दिखाने से, वो दिखा भी दिया तो प्रॉपर इलाज नहीं लेते हैं। टीबी से अगर बचना है तो सबसे अच्छा है कि उसका अगर एक बार किसी को हो गई है तो उसका प्रॉपर इलाज लें। कुछ दिन बाद लोग इलाज लेने के बाद में जब सुधार आने लगता है तो उसकी दवा लेना छोड़ देते हैं। इसका इलाज पूरा लेना बहुत ज़रूरी है। बिना इलाज के टीबी से आज़ादी नहीं मिल पाएगी। बहुत बढ़िया। अब एक और बात हम कर लेते हैं पत्रिका की खबर की। अंततः सराफा चौपाटी का मामला निपट गया, वहाँ पर फैसला हो गया। कल से 320 दुकानें जो है जो चलती थी गैर परंपरागत तरीके से हट जाएंगी और 80 दुकानें, सभी अखबारों में खबर है, और 80 दुकानों को जो है वहाँ स्वीकृति दी गई है। कौन कौन सी दुकानें शेखर जी आपको बताएंगे। पर चाइनीज़, मोमोज सहित जो दुकानें थी, जो दूसरे प्रकार के यहाँ सामान बेचा करते थे फूड, जिनको लेकर हार्मफुल भी माना जाता है, अब वो नहीं, पूरी तरह से मालवी व्यंजन और मालवी जो होते हैं वो आपको मिलेंगे। मतलब जलेबी, इमरती सहित जो भी कीड़ा पापड़ा, जो भी पानी पतासे वगैरह, वो सब आपको वहाँ मिलेंगे। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मालपुआ, गुलाब जामुन, छोले टिकिया, भुट्टे, क्या किस, ये वो परंपरागत दुकानें रही है जो सराफा चौपाटी की पहचान हुआ करती थी। इसकी आड़ में धीरे धीरे जो है आपको चाइनीज़ आइटम मिलने लग गए या मोमोज मिलने लग गए। इसके अलावा और भी फल फ्रूट की दुकानें शुरू हो गई। तय हुआ है कि 80 दुकानें जो परंपरागत बताई गई। अब ये 80 की सूची जो बनी थी, मैं आपको इतना बता देता हूँ। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन जब हुआ था तब इन 80 दुकानदारों को ही, जो बाहर से एनआरआई आए थे, उनके वहां पर दुकान लगाने की मंजूरी दी थी। अभी 80 दुकानों पर सहमति बना दी गई है। अभी इस पे जांच होना बाकी है। बाकी जो लोग हैं, सराफा में आपको बता दूं 300 से 400 दुकानें लगती है जो बेहिसाब है, उन दुकानों को कल से बाहर करने की तैयारी हो रही है। इतना आसान नहीं है, देखना होगा नगर निगम कितनी सख्ती से इन्हें बाहर करता है।
अभी जो इनकी 80 दुकानें लग रही है उन पर भी आरोप प्रत्यारोप अभी लगना शुरू होंगे। असल की लड़ाई मुझे लगता है अब शुरू होगी। एक और बात है इसमें, रात को 9 बजे के पहले दुकानदारों से विवाद हुआ करता सराफा के दुकानदारों से, उस पर भी क्लियरेंस हो गया कि 9 बजे बाद ही अब सराफा चौपाटी लगा करेगी। एक खबर पर और हम बात कर लें ना, खबर अच्छी है। इंदौर से नागपुर के लिए वंदे भारत ट्रेन चालू हुई है, 8 डब्बों से अब 16 डब्बों की हो गई है। तो उसके कारण जो है वेटिंग का मामला भी खत्म हो गया। जो यात्रियों के लिए वेटिंग लिस्ट निकला करती थी वो भी अब बच गई हैगी। एक फ़ायदा तो ये हुआ इसके अंदर। पर दूसरी एक जो बात है वो बड़ी मज़ेदार है कि इंदौर से नागपुर का किराया 3200 रुपये लग रहा है और पूरा दिन की यात्रा हो जाती है 8 से 10 घंटे की, और इधर आप फ्लाइट से जाते हैं तो मात्र 600 रुपये ज़्यादा लगेंगे और आपको 1.5 घंटे में आप नागपुर उतर सकते हैं। तो आप चाहें तो ये समझ सकते हैं कि अगर आपने पहले से टिकट करा रहे हैं तो आपको वंदे भारत की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपका पूरा दिन बचेगा, आप काम कर सकते हैं। क्या शेखर जी? मतलब वंदे भारत ट्रेन में आप टिकट बुक कराने से पहले देख लिया फ्लाइट में फ्लाइट अगर खाली आपको है। टिकट खाली मिल रही है और आपको टिकट उसी दाम के आसपास आसानी से मिल रहा है तो ट्रेन में 8 से 10 घंटे खराब करने की बजाय आप फ्लाइट से ही सफ़र कर लीजिए, समय भी बचेगा आपका और आपको ज़्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। हाँ, ये ठीक वैसे ही मामला हो गया जैसे अभी हाल इंदौर से जो हेली सेवा चली है उसको लेके भी ये कहते हैं कि इंदौर से उज्जैन जाने में अगर आप 5000 रुपये खर्च कर रहे हो और यहाँ से जाने का 1 घंटा वहाँ बिचौली जाने का और वहाँ से फिर आधा घंटा वहाँ जाने का और वहाँ से वापस मंदिर तक जाने के लिए से मिला के 2.5 घंटे होगा, तो आप 1.5 घंटे के अंदर आराम से वहाँ बिना उसके भी पहुँच सकते होगे। ठीक वैसे ही मामला ये भी। अब हम दोपहरी खबरों की बात कर रहे हैं। दोपहरी खबरों की पहले पेज की खबर की बात कर ले रहा हूँ आपसे। पहले पेज की खबर बहुत गंभीर है। बैंक कर्ज के जाल में खुद उलझते जा रहे हैं। अभी तक होता था कि बैंकों के कर्ज के जाल में लोग उलझा करते थे, अब बैंकें खुद, खासकर छोटी बैंकें जो हैं वो कर्ज के जाल में खुद उलझने लग गई हैं। बैंकों को भी पैसा लगता है, तो बैंकों को जो पैसा लगता है वो बहुत बार छोटे समय के लिए, अल्प अवधि के लिए, उसको सीडी भी कहा जाता है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशो। तो इसमें छोटे समय की अल्प अवधि के लिए दूसरी बैंकों से तत्काल पैसा उठाया जाता है, इसे सीडी कहते हैं। ये जो तत्काल उठाया जाता है, आपको आश्चर्य होगा कि ये कितने % पे उठ रहा है पैसा, ये 8.5% पे पहुंच गया है। तो जो बड़ी बैंक है उनकी हेल्थ पे तो अंतर नहीं आ रहा, पर जो छोटी छोटी बैंक है, जैसे समझ लीजिए कल 4 लोग बैंक पहुंचे और उन्होंने कहा हमको 2-2 लाख रुपए निकालना है, तो अगले दिन 8 लाख रुपए निकलने हैं, तो बैंक के पास एक मुश्त नहीं होंगे, तो बैंक क्या करेगी? बैंक तात्कालीन व्यवस्था करने के लिए किसी अन्य बैंक से जो है एक आध समय के लिए, तय समय के लिए 8.5% पे पैसा उठा लेती है और उसको उठा के वो अपने ग्राहकों को पैसा वापस करती है। पर हो क्या रहा है, बैंकों को ये बोझ बढ़ता जा रहा है और पिछले 1 साल के अंदर 11 लाख करोड़ रुपया बैंकें इसी प्रकार से उठा चुकी हैं। आपको होम लोन मिल रहा है 7.5 और 8% पे इस समय, और बैंकों को पैसा उठाना पड़ रहा है 8.5 से 9% के लगभग जाके। आप समझ सकते हैं कर्ज पर ब्याज कम लग रहा है, जमा पर ब्याज जो है अब ज़्यादा देना पड़ रहा है। इससे परिणाम ये हो रहा है कि बैंकों की आर्थिक हालत बुरी तरह से गड़बड़ा रही है। रिजर्व बैंक से भी कहा गया है कि अभी जो दिसंबर में मौद्रिक नीति की बैठक होने वाली है उसमें कृपा करके ब्याज दरें कम ना करें, क्योंकि पहले से ही बैंकों में डिपॉजिट आना बंद हो गया है, और अगर आप कम कर देंगे तो जो जमा पे ब्याज दे रहे हैं वो भी बंद हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत जो पैसा बैंकों में जमा है एफडी पे वो भी खाली हो जाएगा। परिणाम क्या होगा, बैंकों की जो जमा पूंजी वो खत्म हो जाएगी, बैंकें चलने की स्थिति में रहेगी। आज मैं आपको बता रहा हूँ अगले कुछ समय में 7 से 8 बैंक ऐसी होंगी जो आपस में मर्ज करके ही बैंक को चलाना पड़ेगी, क्योंकि बैंक इस प्रकार के घाटे उठाने की स्थिति में सक्षम नहीं होगी। रिजर्व बैंक को भी इस बारे में जानकारी दी गई है। तो एक बड़ी खबर थी, मैंने आपको बता दी, आपके जानने योग्य है, अपनी बैंक के बारे में जानकारी लेते रहिए। एक खबर और है, आपको बता देता हूं मैं। सांवेर में और बुधनी में जो ट्रेन का रूट तैयार होने वाला है उसको लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है और आज जो है एक बड़ा अभियान चला गया। सारी खड़ी फसलें जितनी भी थी किसानों की उस ट्रैक पे आने वाली, सबको कुचल दिया गया। जो किसान विरोध कर रहे थे उन्हें भी हटा दिया है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और इसके बाद में पूरे इलाके में जो है विरोध के चलते वहाँ पर आज बड़ी मात्रा में फसलों का भारी नुकसान हुआ है। इससे अब यह तय हो गया कि सरकार अब कोई सुनने को तैयार नहीं है, ट्रेन का ट्रैक तो बनना तय है। क्या शेखर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ट्रेन ट्रैक को लेकर सरकार ने जो सरकारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सारी पूरी कर ली है, कहीं कोई कमी नहीं रखी। किसानों से बातचीत भी की गई, उनसे हर स्तर की बात होने के बाद भी अगर कुछ किसान मानने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद आज जो है ट्रैक के आसपास की ज़मीन पर कब्जा लेने के लिए जो है बुलडोजर चला दिए गए। एक आखिरी खबर पे आपको केवल आपके ज्ञान के लिए देता हूँ। जब से हमारे यहाँ लैब टेस्ट चालू हुई है, खाद्य सामग्री की लैब के लिए टेस्ट चालू हुई है, बहुत तेज़ी से हर दिन 5 से 6 टेस्ट की रिपोर्ट आ रही है। उसके कारण भी थोड़ा सुधार हुआ है। 1 महीने में कम से कम 10,000 किलो से ज़्यादा तो नकली घी और खोपरे का बूरा, हल्दी
और आपके मोमोज, इन सब पे बड़ी कार्रवाई की गई। लंबे समय बाद 1 महीने में इतने लगातार अभियान देखने को कम मिल रहे हैं। इस मामले में खाद्य एवं औषधि विभाग के एक अधिकारी ने कहा था कि अब बाज़ारों में बड़ी कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसमें सियागंज सबसे पहले निशाने पे आ सकता है, जहाँ लंबे समय से जो है ये शिकायतें आ रही कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर पुराना और नकली सामान लाकर बेचने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो एक बड़ा अभियान उससे भी शुरू हो सकता है। तो ये तो थी अखबारी खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। एक और खबर है प्रभात किरण। ठीक है, प्रभात किरण की एक खबर पर हम बात कर लेते हैं। यही वाली है ना खबर एक तो, नगर निगम के पास एक ही सीढ़ी है। हाँ, ये बड़ी मजेदार खबर है कि एक दिन में अगर 2 महान विभूतियों का अगर जन्मतिथि पुण्यतिथि कुछ भी आ जाएगी तो नगर निगम के पास में जो चढ़ने के लिए साधन है वो केवल एक ही है। मतलब एक बार में एक ही जगह जाया जा सकता है। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये मामला आज सुर्खियों में आया कि आज संविधान दिवस होने पर अम्बेडकर जयंती पर कांग्रेसियों ने बाबा साहेब अम्बेडकर को माला पहनाने की तैयारी कर ली थी। वहाँ पर कार्यक्रम रख लिया था, संविधान दिवस की शपथ दिलाने की तैयारी थी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को वहाँ बुलाया गया था। विवेक तनखा भी वहाँ पर थे, राज्यसभा के सांसद हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यूनिटी मार्च, जो कि नागपुर से चलकर इंदौर आया है, यूनिटी मार्च के लिए पटेल प्रतिमा जो कि छोटी ग्वालटोली पर है, वहां पर माल्यार्पण के बाद में जो है पैदल मार्च निकालने की तैयारी की थी। अब भाजपा और कांग्रेस दोनों के एक ही दिन कार्यक्रम आ गए, एक ही वक्त पर कार्यक्रम आ गए। भाजपा के कार्यक्रम में जो पटेल प्रतिमा पर मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव आ रहे थे, पूरी सरकार वहां मौजूद थी। तो नगर निगम ने भलाई इसी में समझी कि जो है उसी प्रतिमा, पटेल प्रतिमा पर ही सीढ़ी लगा दी जाए तो बेहतर रहेगा। नगर निगम के उद्यान विभाग ने वहां पर प्रतिमा लगा दी। यहाँ पर जो है अंबेडकर जी के यहाँ पर प्रतिमा पर कांग्रेसी इंतजार ही करते रह गए और हुआ वही। निकल कर ये आया है कि नगर निगम के पास एक ही सीढ़ी है। अगर पहले से खबर होती तो नगर निगम कुछ और इंतजाम कर देता, पर पता नहीं चल पाने की वजह से एक ही सीढ़ी का खुलासा तो आज हो गया है कि अगली बार जो है 2 लोगों की जन्म जयंती आ जाए या 2 लोगों की जो है पुण्यतिथि आ जाए तो पहले से ताकीद करना होगा ताकि व्यवस्था की जा सके। सही बात है। और संविधान का मामला है तो सब जगह एक जैसे ही चल रहा है, तो उन्होंने कहा पहले जरूरी यूनिटी मार्च का है, इसीलिए किया गया। अब हम बात कर लेते हैं यूनिटी मार्च को लेकर। आज शहर में बड़ा उत्साह रहा, भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी। अलग अलग क्षेत्रों के तमाम भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं आज पूरी ताकत के साथ मैदान में दिखे। मुख्यमंत्री खुद पहुंचे थे। देपालपुर में भावंतर के अंतर्गत राशि डालना थी किसानों खाते में, वो उन्होंने किया और उसके बाद में वो इस यूनिटी मार्च में उसके स्वागत के लिए शामिल भी हुए। अच्छा आयोजन था। शहर के जिस पटेल प्रतिमा से लेकर आसपास के क्षेत्रों में चहल पहल बनी रही। इस आयोजन को देखने ही बहुत सारे लोग पहुंचे और मार्च में भी शामिल हुए। क्या शेखर जी? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि यूनिटी मार्च जो आज इंदौर से निकला है, पटेल प्रतिमा से लेकर मधुमिलन चौराहे होते हुए छावनी तक ये गया था। एक इसकी पूरी तैयारी जो है सरकारी तैयारी थी, यानी ये पूरा सरकारी कार्यक्रम था। आप जिसकी बात कर रहे हैं, देपालपुर में गौतमपुरा में मुख्यमंत्री ने भावंतर योजना के जरिए जो है किसानों को पैसा बांटा हैगा, वो भी एक सरकारी कार्यक्रम। दोनों जगह सरकारी कार्यक्रम की व्यवस्थाएं तो सरकारी तंत्र से जुटा ली गई। भीड़ का काम भाजपाइयों ने कर दिया, क्योंकि यूनिटी मार्च निकल रहा हैगा, युवाओं के हाथ में कमान दी गई थी और युवा मोर्चा को प्रदेश अध्यक्ष मिलने के बाद में यह तय हो गया कि अब शहर अध्यक्ष नया आने वाला है, तो सारे युवा भिड़ के कूद गए और नेताओं ने भी सिर्फ युवाओं को ही काम पे लगा दिया कि आगे कुछ चाहिए तो काम पे लग जाओ। तो शहर में ऐसे ऐसे युवा आज नजर आए हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही मिशन हैगा कि शहर अध्यक्ष बनना है भाजियों का। भीड़ जुटाने में कोई कमी नहीं रखी। बात कर ली जाए अगर पटेल प्रतिमा से लेकर मधुमिलन तक इतनी भीड़ जुटा ली गई और रही कसर बैंड बाजे ढोल ताशे वालों ने कर दी। आपने जो है जो झाबुआ से कलाकारों को बुला लिया, आपने बड़वा से गणगौर करते हुए कलाकारों को भी बुला लिया, सारी व्यवस्थाएं जुटा ली गई। अब मंच बना बनाया मिल गया आपको, तो पार्षदों ने भी वहां पर अपनी भीड़ जुटा दी। कुल मिलाकर यह रहा यूनिटी मार्च कामयाब रहा है और मुख्यमंत्री के रहने की वजह से सारे नेताओं ने ताकत दिखाने में कोई कमी नहीं रखी है। शहर में मुख्यमंत्री हो तो आयोजन वैसे ही चहल पहल और हरा भरा हो जाता है, क्योंकि तमाम नेता जो है वो समझ जाते हैं कि भैया अगर इस बार ताकत नहीं दिखाई तो नुकसान हो सकता है। तो ये तो थी आज शहर को यूनिटी मार्च को लेकर चर्चा, अखबारी चर्चा हमने आपसे की। हमारा आपसे आग्रह है कृपा करके इस कार्यक्रम को अपने अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएं और हमें सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद।